मैं डॉक्टर SP सिंह, सीनियर कंसल्टेंट, ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज पीलीभीत। आज आप लोगों के समक्ष इस वीडियो में मैं उत्तर प्रदेश सरकार का एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है स्टेमी केयर, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। और जो ये स्टेमी केयर का प्रोजेक्ट है, इसमें सबका इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो हमारे पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं और हमारी सिस्टर्स हैं, वार्डवा हैं, फार्मासिस्ट हैं, इन सब का इन्वॉल्वमेंट किया गया है। तो प्रोजेक्ट का नाम है स्टेमी केयर। और स्टेमी केयर क्या है? स्टेमी क्या है? स्टेमी एक प्रकार का होने वाला हार्ट अटैक है, यानी हार्ट अटैक का एक प्रकार है जिसको हम स्टेमी कहते हैं। और हार्ट अटैक का दूसरा प्रकार जिसको हम नॉन स्टेमी कहते हैं। तो हार्ट अटैक तो किसी को भी हो सकता है, तो इसलिए इसकी जानकारी सबको होनी चाहिए। और इस बीमारी में समय बहुत कीमती होता है। यदि हम पेशेंट को यदि पेशेंट को सही जानकारी होगी किसी भी माध्यम से, तो पेशेंट बगैर समय बर्बाद किए हुए अस्पताल पहुंचेगा, जहां उसका सही इलाज समय से हो पाएगा और उसकी जान बच पाएगी। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में मेरी ट्रेनिंग SCPGI लखनऊ में 31 जनवरी 2026 को हुई थी। तो वहाँ जो निर्देश दिए गए, उन निर्देशों के क्रम में मुझे ये कहना है कि हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जो हमारे वार्ड बॉय हैं, सिस्टर्स हैं, तो इन सबको हार्ट अटैक के जो लक्षण हैं वो पता होने चाहिए, जिससे कि यदि हमें से किसी को या हमें से किसी के पारिवारिक जन को या किसी भी मरीज को ये लक्षण होते हैं, तो वो उसे सही सलाह दे सकें और सही समय पर अस्पताल आ सकें। तो जैसे कि मैंने बताया कि जो प्रोजेक्ट का नाम है वो स्टेमी केयर है। और ये जो स्टेमी केयर प्रोजेक्ट है, ये हमारे स्पोक्स एंड हब एक कंसेप्ट है, उस पर आधारित है। तो स्पोक्स उस हॉस्पिटल को कहते हैं जहां केवल दवाइयों से इलाज किया जाएगा, जहां एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी या CABG, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग की सुविधा नहीं है, उस हॉस्पिटल को हम स्पोक्स हॉस्पिटल बोलेंगे। हब हॉस्पिटल उसे कहेंगे जहां PCI यानी परक्यूटेनियस इंटरवेंशन, जैसे एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी की सुविधा होती है, उसको हम हब हॉस्पिटल बोलेंगे। तो हमारे जो जिला है पीलीभीत, इसकी प्रत्येक CSC और FRU और इस मेडिकल कॉलेज को SCPGI लखनऊ से लिंक किया गया है। यानी हमारा हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज क्या है? ये स्पोक हॉस्पिटल है और हब हॉस्पिटल SCPGI लखनऊ है। तो मैं सबसे पहले जो हमारे हार्ट अटैक है, मैं उसके सबसे पहले लक्षण बताना चाहूँगा। और ये हमारे जो पैरामेडिकल स्टाफ है, जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड हैं, मैं वैसे उनको ट्रेनिंग भी दे चुका हूँ, सब बता चुका हूँ, लेकिन जब वो इस वीडियो को देखेंगे तो और भी ज़्यादा उन्हें जानकारी मिलेगी। तो जो हमारा स्टेमी टाइप का जो हार्ट अटैक है, इसमें क्या हुआ कि रीट्रो स्टर्नल चेस्ट पेन होता है। रीट्रो स्टर्नम माने जो हमारी सीने की हड्डी है, जो बीच वाला पोर्शन है, इसको हम स्टर्नम कहते हैं। रीट्रो माने इसके पीछे सीने में क्या हुआ, पेन हुआ, चेस्ट पेन हुआ। और ये चेस्ट पेन स्क्वीजिंग टाइप का हो सकता है, क्रशिंग टाइप का हो सकता है और टेयरिंग टाइप का हो सकता है। जैसे कोई चीज़ काटी जा रही हो, ये स्क्वीज की जा रही हो, निचोड़ी जा रही हो या क्रश की जा रही हो, तो इस प्रकार का पेन होता है सीने के बीच में। और कभी कभी पेन ना होके क्या होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, कि हमें डिस्कम्फर्ट का मतलब हमें कुछ बेचैनी सी होती है, अनइजीनेस।
कुछ अनइजीनेस फील होती है। एक तो होता है इजीनेस, एक होता है अनइजीनेस। कुछ सेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन, या ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ सिकुड़ा हो रहा है, सिकुड़न हो रही है। और ये भी हो सकता है कि सडन ऑनसेट ब्रीथलेसनेस। इसका मतलब है कि पहले से सांस नहीं फूल रही थी और एकदम बहुत तेज़ी से सांस फूलना शुरू हो जाए। और पेन में बी इन द फॉर्म ऑफ एपिगैस्ट्रिक बर्निंग। एपिगैस्ट्रिक माने ये वाला जो हिस्सा होता है, जो हमारी स्टर्नल बोन की जो नीचे वाला हिस्सा होता है, स्टमक का एरिया होता है, ऐसा एपिगैस्ट्रिक कहते हैं। इसमें जलन भी हो सकती है। तो अगर हमारी जलन होती है तो कई बार लगता है हमारा गैस्ट्रिक पेन है, अमाशय के पेन है, लेकिन जो वहाँ केस दिखाए गए थे, जो बातें बताई गई थी, उसमें हमारा कई बार स्टेमी टाइप का मायोकार्डियल इन्फेक्शन निकला। स्टेमी यानी एसटी सेगमेंट एलिवेटेड मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जो हमारा हार्ट अटैक है स्टेमी वाला, वो निकला। तो कोई भी हो, चेस्ट पेन हो रहा हो, तो हमें उसको कार्डियक पेन समझना चाहिए। और देयर शुड बी हाई डिग्री ऑफ सस्पेशन, हमें संदेह जरूर करना चाहिए हमारा चेस्ट पेन हो सकता है, हृदय वाला चेस्ट पेन हो सकता है। पेन इज एक्कम्पेनिड बाय स्वेटिंग, वीकनेस, नोजिया, वोमिटिंग, गिडनेस, एंजाइटी और अनकॉन्शियसनेस। जो ये सीने में दर्द होता है, इसमें मरीज को पसीना आ सकता है, कमजोरी हो सकती है, उल्टी हो सकती है, चक्कर आ सकता है, बहुत ज़्यादा चिंता हो सकती है और मरीज बेहोश हो सकता है। द रेडिएशन ऑफ चेस्ट पेन टू आर्म्स, नेक एंड ऑक्सीपिटल एरिया, शोल्डर्स, लोअर जा, बैक ऑफ चेस्ट, एब्डोमेन है ना, अबव एम्बलिकस। अगर ये चेस्ट पेन जो होता है वो कभी कभी हमारे क्या कंधों पे आता है, बाएं कंधे पे ज़्यादा आता है, कंधों में और बाईं भुजा में, बाईं अग्रभुजा में और भुजा में, और कभी कभी हमारे अंगूठे तक में आ सकता है। ये हमारी गर्दन में जा सकता है, निचले जबड़े में जा सकता है, दांत में जा सकता है, गर्दन में जा सकता है और सिर के पिछले हिस्से में जा सकता है, और हमारे सीने के पिछले भाग में जा सकता है, कभी कभी हमारे पेट में जा सकता है। लेकिन जब अगर पेट में ये पेन रेडिएट करेगा तो हमारी जो अम्बलाइकस है उसे ऊपर ही रहता है, उसके नीचे नहीं जाता। और कई बार जो शुगर वाले मरीज होते हैं, ये स्त्रियां होती हैं या ज़्यादा उम्र के जो मरीज होते हैं, उनमें हो सकता है कि हमारा हार्ट अटैक आ जाए और कोई पेन ना हो। तो दिस हैपेंस इन 15 to 20% ऑफ केसेस, 15 से 20% केसेस में ऐसा होता है। और अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है और उसमें अगर ब्लड शुगर बहुत कम हो जाए तो उसके लक्षण भी एमआई से मिलते जुलते होते हैं, यानी मायोकार्डियल इन्फेक्शन यानी हार्ट अटैक से मिलते जुलते होते हैं। तो हर केस का हमें क्या करना है, ब्लड शुगर करनी है। अच्छा, ये पेन होता क्यों है? पेन इसलिए होता है कि जो हमारा हृदय है तो उसकी दीवार यानी वॉल को जो रक्त पहुंचाने वाली जो खून की नलियां हैं, जिसे हम कोरोनरी आर्टरी कहते हैं, उसमें चर्बी जम जाती है और फैट जमने के कारण वो जो खून के बहने का रास्ता कम हो जाता है। तो यदि किसी वजह से उनकी अंदरूनी झिल्ली फट जाती है तो वहाँ रक्त का थक्का बन जाता है, जिससे उनमें ब्लॉक कर जाती हैं, बंद हो जाती हैं, और जिससे हृदय के कुछ पोर्शन को खून नहीं मिलता है। तो वहाँ पे खून ना मिलने को हम इस्चीमिया कहते हैं। अगर ये अवस्था ज़्यादा देर तक रहती है तो वहाँ पे नेक्रोसिस हो जाती है, हृदय की वॉल का वो हिस्सा डैमेज हो जाता है, मर जाता है, उसको हम इन्फार्क्शन कहते हैं और इसी को हम हार्ट अटैक कहते हैं। तो ये लक्षण हैं, ये लक्षण सबको समझना है। ऐसा कोई भी मरीज आपको मिलता है, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ या सिक्योरिटी गार्ड को मिलता है, तो उनको मरीज को बताना है कि बगैर समय बर्बाद किए आप अस्पताल जाओ या अस्पताल पहुंचाने में हेल्प करें, जिससे कि चिकित्सक उसका जल्दी से डायग्नोसिस करके और जो रक्त का जो थक्का जम गया है उसको खोलने के लिए एक इंजेक्शन लगाते हैं, और वो इंजेक्शन लगने के बाद जब नली खुल जाती है तो हृदय की दीवार में जो रक्त नहीं पहुंच रहा था वो पहुंचने लगता है और मरीज की जान बच जाती है। तो ये लक्षण हैं, इसके आधार पे समझ जाना चाहिए कि ये हार्ट अटैक का मरीज है। तो जो स्टेमी केयर प्रोग्राम है, इसका उद्देश्य है गांव से शहर तक हर दिल की सुरक्षा करना। अब यदि गांव में किसी मरीज़ को सीने में दर्द होता है, उसे लगता है कि ये दिल का होने वाला हार्ट अटैक वाला दर्द है, तो उसको पीलीभीत नहीं आना है,
उसको पास के ही किसी सीएससी या एफआरयू सेंटर में जाना है, जिससे उस कम समय में वहाँ पहुँच सके और कम समय में उसका इलाज हो सके और उसकी जान बच सके। तो अब गांव के मरीजों को शहर की तरफ नहीं दौड़ना है, तो सरकार ने हर सीएससी एफआरयू सेंटर पे ऐसी व्यवस्था कर रखी है, ऐसी दवाएं दे रखी हैं कि उसका वहाँ सही इलाज हो सकता है और शहर आने की ज़रूरत नहीं है। और यदि पेशेंट को स्टेमी प्रकार का हार्ट अटैक आया है तो सीएससी से ही उसको वहाँ जो हब हॉस्पिटल है एसजीपीजीआई लखनऊ, वहीं से भेजा जाएगा और मेडिकल कॉलेज भेजने का कोई प्रावधान नहीं है। दूसरी बात, हमें ये बताना है कि ये जो प्रोग्राम है इसमें केवल जो स्टेमी टाइप का जो हार्ट अटैक है केवल वही उसी का इलाज होगा, बाकी किसी हार्ट डिजीज़ का इलाज इस प्रोग्राम से में नहीं होगा। दूसरा, ये इलाज जो हमारे सीएससी या एफआरयू लेवल या मेडिकल कॉलेज में होगा वो तो फ्री होगा, लेकिन जब ये मरीज़ हब हॉस्पिटल यानी एसजीपीजीआई लखनऊ जाएगा तो वहाँ पे कम से कम 1 से लेके 1,50,000 रुपये का खर्चा आएगा। यदि मरीज़ के पास आयुष्मान कार्ड या पंडित दीनदयाल उपाध्याय का कार्ड नहीं है, तो यदि कार्ड है तो उसका इलाज यहाँ भी फ्री होगा और वहाँ भी फ्री होगा। तो हमने बताया कि ये जो स्टेमी केयर का जो प्रोग्राम है ये बेस्ड है हब और स्पोक्स हॉस्पिटल पे। स्पोक्स हॉस्पिटल का काम है कि मरीज़ जैसे ही आता है उसका ईसीजी किया जाए, डायग्नोसिस बनाई जाए, उसकी हिस्ट्री ली जाए और केस शीट बनाई जाए, यानी जो प्री रिफरल ट्रीटमेंट है, जो फार्माकोलॉजिक ट्रीटमेंट है वो दिया जाए। और इस काम में जो एक व्हाट्सएप ग्रुप बना है, जिस व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा हब हॉस्पिटल यानी एसजीपीजीआई लखनऊ और स्पोक हॉस्पिटल के बीच में एक कम्युनिकेशन होगा, बातचीत होगी, उसकी सहायता ली जाएगी और प्री रिफरल इलाज करने के बाद सारे पेशेंटों को हमें हब हॉस्पिटल भेजना ज़रूरी है। जो पैरामेडिकल स्टाफ के लिए बस इतना ही पोर्शन था और उनके लिए एक बात और ज़रूरी है कि उनको ईसी मशीन देखना है, ईसीजी करना आना चाहिए और उनको सीपीआर आना चाहिए, कार्डियोपल्मोनरी रेससिटेशन। हमारे हर स्टाफ, हर सफाई कर्मचारी, हर सुरक्षा गार्ड सबको आना चाहिए, क्योंकि अगर किसी मरीज़ का हृदय रुक गया है तो 5 मिनट के अंदर ही हमें सब कुछ करना है। यदि हमने समय रहते उसको सीपीआर नहीं दिया तो वो मरीज़ मर जाएगा और इसके बाद फिर कुछ नहीं किया जा सकता। तो जैसा हमने बताया कि जो स्टेमी केयर प्रोग्राम है, इसमें स्टेमी का मतलब होता है एसटी सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन, यानी जब कभी भी सीने में दर्द होता है, लगता है कि हार्ट अटैक होने वाला है, तो हम एक जांच कराते हैं जिसको हम कहते हैं ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसकी थीम क्या है? द थीम इज सेविंग द टाइम इन डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट इज इक्वल टू सेविंग मसल मीन्स मायोकार्डियल मसल, यानी हार्ट की मसल को हम बचा सकते हैं। यदि हमने मरीज़ को अस्पताल लाने में देर की, मरीज़ ने अस्पताल आने में देर की या चिकित्सकों ने उसके डायग्नोसिस और मैनेजमेंट में देर की, तो हमारी जो हार्ट की मसल है वो इन्फेक्शन हो जाएगा, वो डेड हो जाएगी, फिर मरीज़ की मॉर्टेलिटी बढ़ जाएगी और मरीज़ को बचाना बहुत मुश्किल होगा। यदि हम पेशेंट के हार्ट को बचाना चाहते हैं, उसकी हार्ट की मांसपेशी को बचाना चाहते हैं, मायोकार्डियम को बचाना चाहते हैं, तो हमें जल्दी इलाज करना है। और ये कैसे संभव है? नंबर फर्स्ट, बाई अर्ली रिकॉग्नाइज मायोकार्डियल इन्फेक्शन सिम्टम्स। और रिकॉग्नाइजेशन के साथ साथ हमें क्या करना है? नोट एग्जैक्ट टाइम ऑफ सिम्टम्स ऑनसेट, इट इज़ whether it is 12 hour or more, whether it is 12 hour or more। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जितनी जल्दी हम मैनेजमेंट करेंगे, जितनी जल्दी हम थ्रोम्बोलाइसिस करेंगे, उतना ही हमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यदि हम 1 घंटे के अंदर थ्रोम्बोलाइसिस करते हैं तो पेशेंट की मॉर्टेलिटी डिक्रीजेज बाई 50%। यदि हम 12 आवर्स के बाद करते हैं तो थ्रोम्बोलाइसिस को उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। हो सकता है थ्रोम्बस डिजॉल्व हो या ना हो,
थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी इफेक्टिव हो या ना हो, खाली उसके साइड इफेक्ट ही हो। दूसरा, आफ्टर नोटिंग द ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम्स डू ECG इमीडिएटली एंड फिल द केस शीट एंड आल्सो मेंशन कंट्राइंडिकेशन फॉर थ्रोम्बोलाइसिस इफ एनी। कभी कभी थ्रोम्बोलाइसिस के लिए कोई कंट्राइंडिकेशन होते हैं जिसकी लिस्ट हम आगे बताएंगे, डिस्कस करेंगे, तो वो हमें देखना है। ECG करने के बाद सेंड द ECG एंड हाफ पार्ट ऑफ केस शीट टू WhatsApp ग्रुप ऑफ STEMI केयर नेटवर्क along contraindication if any for thrombolysis। हमने ECG कर लिया। ECG करने के बाद जो हमने केस शीट बनाई है, केस शीट हमारी 2 कॉपी में बनेगी। एक कॉपी हमारे हॉस्पिटल में रहेगी और एक कॉपी हमें उस समय भेजनी होगी जब हम पेशेंट को ट्रांसफ़र करेंगे। लेकिन इस समय हमें ECG का फ़ोटो, वीडियो फिल्म नहीं, फ़ोटो, और केस शीट का आधा पोर्शन उसका फ़ोटो उस पर रख के हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजना है। अगर कोई कंट्राइंडिकेशन है तो उसको भी हमें नोट करना है और लिखना है। कहाँ भेजना है? हब हॉस्पिटल में। किसके द्वारा भेजना है? जो STEMI केयर नेटवर्क का जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसमें भेजना है। और इसके बाद क्या करना है? गिव लोडिंग डोज। हर चेस्ट पेन वाले मरीज़ को थोड़ा भी सस्पेशन है तो हमें उसे लोडिंग डोज देना है। लोडिंग डोज में क्या देंगे हम? एस्पिरिन 300 मिलीग्राम, विच शुड बी अनकोटेड, एंड क्लोपिट्रोगिल 300 मिलीग्राम, एंड एटोरवास्टेटिन 80 मिलीग्राम, और रोजुवास्टेटिन 40 मिलीग्राम। ऑलवेज कीप इन माइंड कि डोज ऑफ रोजुवास्टेटिन इज हाफ ऑफ द डोज ऑफ एटोरवास्टेटिन। अब हमने उसको लोडिंग डोज दे दी, तब तक क्या होगा कि हमें जो हब हॉस्पिटल है उससे रेस्पॉन्स मिल जाएगा कि वेदर इट इज़ STEMI केस और अनस्टेमी केस, थ्रोम्बोलाइसिस देनी है या नहीं देनी है। तो जैसा हमें इंस्ट्रक्शन मिलता है, अगर हमें इंस्ट्रक्शन मिलता है कि ये जो पेशेंट का ECG है ये इंडिकेट कर रहा है कि पेशेंट इज STEMI और देयर इज नो कंट्राइंडिकेशन, देन वी शुड थ्रोम्बोलाइज द पेशेंट। अब हमने थ्रोम्बोलाइसिस की किससे करेंगे? हम टीनेक्टिप्रेस से थ्रोम्बोलाइज करेंगे। उसको इंजेक्शन देंगे टीनेक्टिप्रेस का, और इससे पहले पेशेंट की क्या लेंगे? कंसेंट लेंगे। एक कंसेंट का फॉर्मेट है, उस पर हम कंसेंट लेंगे, फिर हम टीनेक्टिप्रेस इंजेक्शन देंगे। टीनेक्टिप्रेस इंजेक्शन देने से पहले हमें उसकी IV लाइन सिक्योर करनी है, और IV लाइन लगाने के बाद हम उसको 10 ml नॉर्मल सलाइन से फ्रेश करेंगे। फिर इंजेक्शन हमारा तैयार होगा। तैयार कैसे करते हैं इंजेक्शन टीनेक्टिप्रेस को? 40 मिलीग्राम की एक वायल होती है जिसमें पाउडर होता है, उसका स्टेराइल वाटर होता है, उस 8 ml वाटर को उसके साथ मिक्स करेंगे। और जब हम ये इंजेक्शन तैयार कर रहे होते हैं टीनेक्टिप्रेस का, तो उसको हम मूव और सेक नहीं करेंगे, बल्कि हम रोल करेंगे अपने दोनों हाथों के बीच में, जैसे हम इस पेंसिल को रोल कर रहे हैं, इस प्रकार से उसको मिक्स करेंगे, उसको सेकिंग नहीं करेंगे। तो फिर हम पेशेंट को इंजेक्शन देंगे टीनेक्टिप्रेस। उस कितनी डोज में देंगे ये आगे देखेंगे हम। डोज डिपेंड करेगी उसकी वेट के अनुसार और एज के अनुसार। आफ्टर थ्रोम्बोलाइसिस हमें क्या करना है? एम्बुलेंस वालों को कॉल करना है, एम्बुलेंस अरेंज करनी है, और थ्रोम्बोलाइसिस करने के बाद हमें पेशेंट को रीअसेस करना है सिम्टम्स के लिए कि जो उसके सिम्टम्स हैं वो रिलीव हुए या नहीं हुए। और 1 घंटे के बाद हमें दोबारा ECG करना है, ये देखने के लिए कि जो ECG में जो फाइंडिंग्स पहले आ रही थी वो अब आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। तो पेशेंट को हमें रीअसेस करना है। और ट्रांसपोर्ट करने से पहले, बिफोर ट्रांसपोर्ट द पेशेंट चेक फॉर वाइटल्स, BP पल्स, SpO2, इफ स्टेबल देन सेंड द पेशेंट, इफ नॉट स्टेबल ट्राई टू बी स्टेबल। और पेशेंट को थ्रोम्बोलाइसिस के बाद उसको 3 से 24 घंटे के अंदर हमारे हब हॉस्पिटल में पहुंच जाना चाहिए। और जहां पेशेंट को रिफ़र करेंगे तो उसको साथ में क्या देंगे? एक केस शीट देंगे और 2 ECG देंगे, जो हमने एक तो पेशेंट जब आया तब किया, और एक थ्रोम्बोलाइसिस करने के 1 घंटे बाद करते हैं ECG, वो ECG देते हैं। तो इस प्रकार से हम पेशेंट को ECG देते हैं। तो ये STEMI केयर जो प्रोजेक्ट है उसका ये पेशेंट मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है। तो इसमें क्या है? तो फर्स्ट स्टेप है रिकॉग्नाइज STEMI, यानी STEMI टाइप का जो हार्ट अटैक है पहले हम उसको रिकॉग्नाइज करें। सिम्टम्स हम बता चुके हैं उसको। और
ये जो सिम्टम्स हैं हम इसको केस शीट में लिखें, डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। और टाइम ऑफ सिम्टम ऑनसेट फॉर थ्रोम्बोलाइसिस सुटेबिलिटी, यदि हमारे 12 घंटे बाद मरीज आता है तो वो थ्रोम्बोलाइसिस के लिए सुटेबल नहीं है। थ्रोम्बोलाइसिस सिम्टम ऑनसेट के 12 आवर्स के अंदर ही करते हैं। 12 आवर्स के बाद थ्रोम्बोलाइसिस देना यूजफुल नहीं है, इसलिए इंडिकेटेड नहीं है। एंड पेशेंट के सिम्टम रिकॉग्नाइज करने के बाद हमें उसको इवेल्युएट करना है। इवेल्यूएशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसका ईसीजी करेंगे और इसके बाद ईसीजी का हम टाइम रिकॉर्ड करेंगे केस शीट पे कि हमने ईसीजी कब किया, और उसके हम वाइटल्स लेंगे, बीपी लेंगे दोनों अपर लिम्ब में, पल्स रेट, रेस्पिरेटरी रेट और जीसीएस स्कोर और बॉडी वेट लेंगे। एंड हम उसे क्या देंगे, लोडिंग डोज देंगे जो हम बता चुके हैं। तो पेशेंट आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग स्टेमी वी विल इवेल्युएट द पेशेंट एंड थर्ड स्टेप इज कम्युनिकेट विद द हार्ट। जो हमने ईसीजी लिया है उसको हम व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजेंगे, जो स्टेमी केयर नेटवर्क का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें डालेंगे, along with half portion of the case sheet and along with contraindication if any contraindication is there। इसके बाद हम वेट करेंगे 5 मिनट, और यदि हमें वहाँ से एडवाइस मिलती है कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है, देन वी डू थ्रोम्बोलाइसिस। तो हमारा 4th स्टेज है थ्रोम्बोलाइसिस। थ्रोम्बोलाइसिस करने के लिए हम पेशेंट की कंसेंट लेंगे। वी विल ऑब्टेन रिटन कंसेंट बिफोर थ्रोम्बोलाइसिस एंड वी विल प्रिपेयर इंजेक्शन टीनेक्टी प्लेस एंड वी विल एडमिनिस्टर इंजेक्शन टीनेक्टी प्लेस, और जस्ट आफ्टर 30 मिनट आफ्टर इंजेक्शन टीनेक्टी प्लेस वी विल गिव IV bolus of injection enoxaparin if patient is less than 75 years old, and if patient is more than 75 years old then there is no need of injection enoxaparin. Then after thrombolizing the patient and after giving injection enoxaparin we will observe the patient for post thrombolysis complication। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, ब्लीडिंग हो सकती है, ब्रेडिकार्डिया हो सकती है, टैकीकार्डिया हो सकती है, और दिल में भी पल्मोनरी एडिमा हो सकता है कोई, और स्ट्रोक आ सकता है। तो उसके सिम्टम्स आगे बताएंगे, उसको ऑब्जर्व करना है, यदि कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो उसको मैनेज करना है। पोस्ट थ्रोम्बोलाइटिक यानी पोस्ट रीपरफ्यूजन एनीमिया एरिथमिया भी होती है, उसको भी ऑब्जर्व करना है। और इसके बाद क्या है, जो कॉम्प्लिकेशन है उसको हम मैनेज करेंगे और उसका वेट करेंगे, 1 से 2 घंटे वेट करेंगे यदि पेशेंट स्टेबल है। यदि पेशेंट में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ है आफ्टर थ्रोम्बोलाइसिस देन वी विल अरेंज एम्बुलेंस एंड वी विल सेंड द पेशेंट, और हम अपने हब हॉस्पिटल को ही कम्युनिकेट करेंगे कि हमने इस वाले पेशेंट को भेजा है और ये पेशेंट इतने बजे आपके हॉस्पिटल में पहुंचने वाला है। सो दिस इज़ द पेशेंट मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। एक चेक लिस्ट है, जब पेशेंट यहाँ से जाएगा तो BST की एक कॉपी हम या तो पेशेंट के अटेंडेंट को देंगे या फिर उस ड्राइवर को देंगे जो एम्बुलेंस में होगा, और 2 ECG देंगे। एक ECG तब करते हैं जब पेशेंट आता है, एक ECG तब करते हैं जब थ्रोम्बोलाइसिस करने के 1 घंटे बाद करते हैं। तो 2 ECG प्लस केस शीट प्लस रेफरल, ये सभी चीज़ें हैंड ओवर करेंगे। तो दिस स्लाइड शोज व्हाट शुड बी प्रेजेंट एट स्पोक हॉस्पिटल, व्हाट इक्विपमेंट्स एंड व्हाट मेडिसिन शुड बी प्रेजेंट। तो कौन कौन से हमारे एसेंशियल इक्विपमेंट हैं, इसमें एक फंक्शनल 12 लीड ECG मशीन है, कार्डियक मॉनिटर जिसमें हमारा हार्ट रेट, BP और SpO2 डिस्प्ले हो, वर्किंग डिफिब्रिलेटर विथ पैडल्स एंड AED, एंड ऑक्सीजन सप्लाई सिलेंडर हो या ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हो या सेंट्रल सप्लाई जो हमारी इमरजेंसी में है। ECG इलेक्ट्रोड हमारी इमरजेंसी में है,
बीपी कफ है, SpO2 है, सक्शन एपरेटस होना चाहिए, बेगिंग मशीन होनी चाहिए और एक इमरजेंसी ट्रे जिसमें हमारी सारी इमरजेंसी ड्रग्स होनी चाहिए जो इसेंशियल हैं, IV कैनुला भरपूर हैं और एक रेफ्रिजरेटर होना चाहिए क्योंकि जो हमारा इंजेक्शन इनोक्सापेरिन है और जो इंजेक्शन हमारा टिनेक्टिप्लेस ये भी कितने डिग्री टेम्परेचर पे रखा जाएगा, 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे इसको रखना है, फ्रीजर में नहीं रखना है, बाहरी कवर्ड में रखना होता है। तो एक हमारा फंक्शनिंग रेफ्रिजरेटर होना चाहिए। डिजिटल थर्मामीटर होने चाहिए और ग्लूकोमीटर और स्ट्रिप्स होने चाहिए, वो हमारे हॉस्पिटल में भरपूर हैं। कौन कौन सी ड्रग्स होनी चाहिए, व्हाट ड्रग्स शुड बी प्रेजेंट एट स्पोक हॉस्पिटल इन आवर हॉस्पिटल। तो ये लोडिंग डोज हमने बताया जिसमें हमारी एस्पिरिन होगी और एस्पिरिन कैसी होनी चाहिए, डिसॉल्वेबल होनी चाहिए। एक टैबलेट डिस्प्रिन भी आती है 325 मिलीग्राम की और इसके साथ में एटोरवास्टेटिन 80 मिलीग्राम और क्लोपिड्रोगल और रोजुवास्टेटिन 40 मिलीग्राम, ये कम से कम हमारी 10 किट पड़ी होनी चाहिए, 10 डोज। दूसरा थ्रम्बोलाइटिक एजेंट इंजेक्शन टिनेक्टिप्लेस, इंजेक्शन टिनेक्टिप्लेस कितने मिलीग्राम का होता है, 40 मिलीग्राम का होता है, पाउडर होता है। इसके साथ में एक वाटर आता है, जब भी हमें तैयार करना होता है तो हम 8 ml वाटर इसमें मिक्स करते हैं बाय रोलिंग और 1 ml में 5 मिलीग्राम टिनेक्टिप्लेस होता है। दूसरा जो हमारी दवाएं हैं वो पेंटाप्राजोल इंजेक्शन और टैबलेट होनी चाहिए, इंजेक्शन एट्रोपिन, इंजेक्शन फ्यूरोसेमाइड, इंजेक्शन नॉर एडेनिलीन, इंजेक्शन फेनिलमिन मैलिएट, इंजेक्शन हाइड्रोकॉर्टिजोन, इंजेक्शन एडेनिलीन और IV फ्लूइड NSRL-25 जो सब हमारी इमरजेंसी में हैं, इंजेक्शन और टैबलेट ऑनडेनसेटान फॉर वोमिटिंग और एंटी इरिथमिक ड्रग्स। एंटी इरिथमिक ड्रग्स क्या है, इंजेक्शन एम्योडेरोन, लिग्नोकेन, सोडा बाइकार्ब, कैल्शियम ग्लूकोनेट। ये कम से कम हमारे यहाँ 10 इंजेक्शन होने चाहिए और इसके साथ में इनोक्सापेरिन इंजेक्शन, इनोक्सापेरिन और टैबलेट क्लोनाजीपाम, टैबलेट क्लोनाजीपाम 0.5 मिलीग्राम, कम से कम 5 पत्ते, 5 स्ट्रिप्स होनी चाहिए इसकी और 10 इंजेक्शन इनोक्सापेरिन होने चाहिए। तो हमने बताया, शुरू में ही बता दिया, ये ट्रेनिंग कौन रिसीव करेंगे, हमारे सारे डॉक्टर्स, सारी स्टाफ नर्स, सारा पैरामेडिकल स्टाफ्स और हमारे सिक्योरिटी गार्ड, जिससे वो पेशेंट को कन्विंस कर पाएँ, सही जानकारी दे पाएँ। ऑल ट्रेंड स्टाफ मस्ट बी एबल टू नो हाउ टू असेस ए पेशेंट विथ चेस्ट पेन। सारे ट्रेंड स्टाफ को चेस्ट पेन के बारे में पता होना चाहिए कि यदि हार्ट अटैक है तो उसका पेन कैसा होगा, कहाँ रेडिएट करेगा, कहाँ जाएगा और वो ECG मशीन को ऑपरेट कर पाएँ। ऑल सपोर्ट स्टाफ एंड गार्ड मस्ट नो हाउ टू आइडेंटिफाई ए केस विथ प्रोबेबल MI। तो जितने भी सिक्योरिटी गार्ड हैं हमने सबको ट्रेन कर दिया है, उनको सारे सिम्टम्स बता दिए हैं और यदि ये वाला जो वीडियो हम बना रहे हैं ये उनको उनके मोबाइल में हम ट्रांसफ़र करेंगे, उनको भेज देंगे जिससे वो देख पाएँ इसको। ऑल ट्रेंड स्टाफ मस्ट बी एडिड इन व्हाट्सएप ग्रुप डेवलप्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन हब एंड स्पोक हॉस्पिटल। हम जिसको ट्रेनिंग देंगे, हमारे सारे डॉक्टर्स, सारे पैरामेडिकल स्टाफ, हम उस व्हाट्सएप ग्रुप में उनको ऐड करेंगे जो हब हॉस्पिटल यानी SCPGI और हमारे बीच में डेवलप किया गया। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें जो ये व्हाट्सएप ग्रुप है, हमें इसमें कुछ भी फालतू बात नहीं लिखनी है, गुड मॉर्निंग कोई भी मैसेज नहीं डालना है, किसी देवी देवता की मूर्ति नहीं डालनी है, कोई बात नहीं लिखनी है, सिर्फ पेशेंट के लिए है। ये स्टेमी जो पेशेंट है उनके लिए है, उनका ECG भेजने के लिए और उनकी कैसेट भेजने के लिए, उनसे जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं हब सेंटर के, हब हॉस्पिटल के, उनसे एडवाइस लेने के लिए। इसके अलावा हमें इस ग्रुप में कुछ भी नहीं लिखना है, एक भी वर्ड। नाउ क्लिनिकल SOP फॉर स्पोक्स हॉस्पिटल। तो SOP ये कि सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टेप 1 रिकॉग्नाइज स्टेमी सिम्टम्स एंड कंट्राइंडिकेशन फॉर थ्रोम्बोलाइसिस। अगर थ्रोम्बोलाइसिस के लिए कोई कंट्राइंडिकेशन है तो उसको रिकॉग्नाइज करना है, सिम्टम्स को रिकॉग्नाइज करना है। चेस्ट पेन जैसा हमने बताया कि देर में भी चेस्ट पेन विच में भी कंस्ट्रिक्टिंग, विच में भी टीयरिंग, विच में भी स्क्वीजिंग एंड विच में रेडिएट टू शोल्डर, नेक, लोअर जा एंड
teeth and occipital area, and which may be associated with sweating, घबराहट, पसीना, कुछ भी आ सकता है। एंड हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर भी कम हो सकता है, पेशेंट अनकॉन्शियस भी हो सकता है। और इट समटाइम्स रेडिएट टू राइट शोल्डर, राइट लिम्ब, और ये समटाइम्स में भी एपिगैस्ट्रिक आल्सो। तो को हमें कन्फ्यूज नहीं होना है, कोई भी चेस्ट पेन हो रहा हो तो हमें उसको रिकॉग्नाइज करना है और कंट्रा इंडिकेशन देखना है अगर कोई थ्रोम्बोलाइसिस का तो है। स्टेप 2 में क्या है, इमीडिएट इवेल्युएशन। इसमें हम क्या करेंगे, टेक ईसीजी इमीडिएटली एंड नोट द टाइम इन ईसीजी एंड इन केस सीट। ईसीजी में भी टाइम नोट करेंगे जिस समय हम ले रहे हैं, और केस सीट में भी नोट करेंगे हमने कब ईसीजी लिया। रिकॉर्ड वाइटल्स, वाइटल्स रिकॉर्ड करने। एंड आफ्टर टेकिंग ईसीजी administer loading dose for all patient with possible cardiac chest pain as assessed by history। तो हम लोडिंग डोज के लिए ईसीजी पे डिपेंड नहीं रहेंगे, ईसीजी पे डिपेंड नहीं रहेंगे, हमें सारे पेशेंट को लोडिंग डोज देना है। लोडिंग डोज में हमें एस्पिरिन 300 मिलीग्राम, विक्स जिसको हमें च्यूइंग करना है, क्लोपिड्रोगेल 75 मिलीग्राम की कितनी टैबलेट, 4 टैबलेट। इफ एज इज मोर देन 75 ईयर्स तो हमें केवल 1 टैबलेट देना है। अगर एज हमारी 75 ईयर से कम है तो हमें क्लोपिड्रोगेल की कितनी टैबलेट देनी है, 4 टैबलेट। और यदि 75 ईयर से ज़्यादा है तो हमें 1 टैबलेट देनी है। एटोरवास्टेटिन की 80 मिलीग्राम देनी है, साथ में हमें पेंटाप्राजोल देना है, ओरल या आईवी। और हमें क्लोनाजीपाम कि 0.5 मिलीग्राम की एक टैबलेट देनी है, माउथ डिजॉल्विंग। क्योंकि जितने भी इस प्रकार के पेशेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, एंजियस होते हैं, बहुत चिंता होती है, हार्ट बीट टैकीकार्डिया होती है। तो ये सिम्टम्स हम आपको बता चुके हैं। ये जो सिम्टम्स हैं इसमें हमारा बनता है एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। ये जो सारे सिम्टम हमने आपको बताए एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम बनता है। तो एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में स्टेमी भी हो सकता है, यानी एसटी सेगमेंट एलिवेटेड मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है, एनस्टेमी हो सकता है, और अनस्टेबल एंजाइना हो सकता है। अनस्टेबल एंजाइना मीन्स एंजाइना एट रेस्ट and angina without exertion। So acute coronary syndrome consists of STEMI, non-STEMI and unstable angina। Now this slide shows the definition of STEMI। हालांकि डायग्नोसिस हमें नहीं करनी है, डायग्नोसिस हमारे हब हॉस्पिटल को करनी होती है जब हम ईसीजी भेजेंगे, और उनके जवाब के बगैर हम थ्रोम्बोलाइसिस नहीं देंगे, नहीं करेंगे। तो इसमें क्या डेफिनेशन है कि न्यू आर प्रिज्यूम्ड न्यू एसटी सेगमेंट एलिवेशन ऑफ 1 mm और मोर इन एनी 2 कंटिन्यूअस लीड्स, 2 लगातार लीड्स में, मेजर्ड फ्रॉम जे पॉइंट अदर देन B2 एंड B3। तो जे पॉइंट कौन सा होता है देखेंगे, ये हमारा ईसीजी है, ये हमारी टी वेव, ये हमारा एसटी सेगमेंट, ये हमारा आर वेव, ये हमारी एस वेव। तो जहाँ एस वेव और एस टी सेगमेंट मिलता है दिस इज नोन एज जे पॉइंट, दिस इज पी वेव। सो एस टी सेगमेंट एलिवेशन हो किन्हीं 2 लीड्स में बिसाइड्स B2 एंड B3। दूसरा क्राइटेरिया हमारा क्या है कि इक्वल टू और मोर देन 1.5 mm एस टी सेगमेंट एलिवेशन इन वुमेन ऑफ एनी एज इन लीड B2 एंड B3। दूसरा, पोस्टीरियर लीड B2 एंड B9 शुड बी ऑब्टेन इन पेशेंट विद एसटी सेगमेंट डिप्रेशन मोर देन और इक्वल टू 0.5 mm इन लीड B1 एंड B3। अगर किसी पेशेंट में B1 और B3 में एसटी सेगमेंट डिप्रेशन आ रहा है जो 0.5 mm या उससे ज़्यादा है, तो हमें B7, B8 और B9 लीड भी निकालनी पड़ेगी मशीन से। कैसे निकालेंगे, तो जो हमारी B1 से B6 तो होती है, पता है आपको, तो हमारी जो B4, B5, B6 लीड हटा के हमें कहाँ लगानी है, ये पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन एंड स्केपुलर एरिया, स्केपुला के नीचे और एक उनके बीच में। तो जो पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन के नीचे है वो B7 हो जाएगी, और जो स्केपुला के नीचे है वो B9 हो जाएगी, बीच में B8 हो जाएगी। तो ये हमें लीड्स मिल जाएंगी। क्यों करेंगे हम, पोस्टीरियर वॉल MI जानने के लिए।
दूसरी बात, यदि किसी मरीज में एसटी सेगमेंट एलिवेशन नहीं है, देर आर सिम्टम्स ऑफ एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम जो हमने आपको समझाए थे, एंड न्यू आर प्रिज्यूम न्यू एलबीबी है जिसमें लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, तो उसको भी हम स्टेमी मानेंगे। लेकिन इसकी भी डायग्नोसिस हमें नहीं करनी है, ये सब हमें हब हॉस्पिटल से मिलेगा इसका एडवाइस कि इसमें थ्रोम्बोलाइसिस करनी है या नहीं करनी है। बस केवल ये नॉलेज के लिए बता दिया कि दिस द डेफिनेशन ऑफ स्टेमी ऑन ईसीजी। नाउ स्टेमी कैरीज हाई मोर्टेलिटी देन नॉन स्टेमी। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि जो स्टेमी होता है एसटी सेगमेंट एलिवेटेड एमआई, उसमें जो हमारी कोरोनरी आर्टरी होती है वो क्या है, उसकी जो ब्लॉकेज है ना वो 100% होती है, ऑलमोस्ट 100% ब्लॉकेज होती है उसमें, ये 100% ब्लॉकेज है इसमें। तो इसलिए इसमें मॉर्टेलिटी ज़्यादा है और इसमें हाई रिस्क है। नॉन स्टेमी में जो होता है, जो हमारी ब्लॉकेज क्या है वो पार्शियल होती है। दूसरी बात, जो स्टेमी में जो हमारी हार्ट की वॉल है, स्टेमी में जो हमारी हार्ट की वॉल है वो पूरी थिकनेस इन्वॉल्व होती है, पूरी थिकनेस, होल थिकनेस स्टेमी में। और नॉन स्टेमी में देयर इज ए सब एंडोकार्डियल, केवल हार्ट की वॉल का जो कुछ अंदर वाला पोर्शन है केवल उसमें ही इस्कीमिया होती है, उसमें ही निक्रोसिस होती है, उसमें ही इन्फेक्शन होता है। सो वी कैन से कि स्टेमी इज मोर सीरियस प्रॉब्लम, मोर डेंजरस प्रॉब्लम, मोर फीटल प्रॉब्लम देन नॉन स्टेमी। So that is why in case of non-STEMI, thrombolysis is not indicated because there are chances of less profit and more harm. So that is why thrombolysis is not indicated in non-STEMI, non-ST segment elevated MI, and it is indicated in STEMI less than 12 hours in duration. और अगर 12 आवर से ज़्यादा हो गए हैं तो हम थ्रोम्बोलाइसिस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो क्लॉट है, ये जो पूरी आर्टरी ब्लॉक करा हुआ है, ये इतना टाइट हो जाता है कि थ्रोम्बोलाइसिस करने से भी, थ्रोम्बोलाइज करने से ये रिमूव नहीं होगा। केवल थ्रोम्बोलाइसिस थेरेपी के हमें साइड इफेक्ट मिलेंगे। सो आई थिंक दिस इज़ द रीज़न कि इन केस ऑफ स्टेमी थ्रोम्बोलाइसिस इज नॉट इंडिकेटेड इफ ऑनसेट ऑफ सिम्टम इज मोर देन 12 आवर्स. So we should document, we should inquire onset of symptoms. If thrombolysis is done within 1 hour of starting symptoms, in case of STEMI, 50% mortality can be reduced. And delay of every 30 minutes increases mortality 8%. अगर हम आधे घंटे का भी डिले करते हैं तो mortality 8% बढ़ जाती है। Within 1 to 3 hours थ्रोम्बोलाइसिस के बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं, और जैसे जैसे डिले होता जाएगा थ्रोम्बोलाइसिस जो बेनिफिशियल इफेक्ट है वो कम होता जाएगा। नाउ दिस इज कंटिन्यूएशन ऑफ क्लिनिकल एसओपी। अब हमने थ्रोम्बोलाइसिस की कर दी तो हमें इसके बाद उसका वेट करना है, पेशेंट को रीअसेस करना है और हब कम्युनिकेशन करना है। कम्युनिकेट विद द हब, सेंड ईसीजी पिक्चर, उसकी वीडियो पिक्चर नहीं भेजनी है, इसी भेजनी है, ब्रीफ क्लिनिकल समरी भेजनी है। किस पे? व्हाट्सएप ग्रुप पे। अलॉन्ग विद हाफ पार्ट ऑफ केस शीट, आल्सो मेंशन कंट्राइंडिकेशन ऑफ थ्रोम्बोलाइसिस व्हेन प्रेजेंट। अवेट फॉर 5 मिनट फ्रॉम हब कार्डियोलॉजिस्ट विच इज एक्सपेक्टेड टू अराइव इन 5 मिनट। उसकी एडवाइस मिल जाएगी 5 मिनट के अंदर। इफ़ नॉट गेट रेस्पॉन्स इन, अगर रेस्पॉन्स हमें नहीं मिलता है तो ये नंबर दे रखा है 80005000, 8 के बाद 20, 5 के बाद 30, 167। ये ऐसी पीजीआई के नंबर है। यहाँ फ़ोन करके बताइए कि सर हमने ईसीजी भेजा था, केस शीट भेजी थी, हमें रिस्पॉन्स नहीं मिला है। तो ये नंबर आप सब लोग नोट कर लें और इस पर फ़ोन करना है। स्टेप 4, हमें एडवाइस मिल गई, इसके बाद हमें थ्रोम्बोलाइसिस कर दी, कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है तो। लेकिन थ्रोम्बोलाइसिस करने से पहले रिटन कंसेंट लेनी है। किस में लेनी है? जो फॉर्मेट आपको दिया गया है, प्रोवाइडेड है, लास्ट में होगा, बताएंगे उस पर, उसके अनुसार लेनी है। कंसेंट लेने के बाद हमें आईवी लाइन सिक्योर करनी है 18 to 20 डेज कैनेडा के द्वारा। दीज आर द लिस्ट ऑफ कंट्राइंडिकेशंस ऑफ थ्रोम्बोलाइसिस। इसमें क्या है?
हिस्ट्री ऑफ इंट्राक्रैनियल हेमरेज, कुछ एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन है, कुछ रिलेटिव कंट्राइंडिकेशन है। तो हिस्ट्री ऑफ, फर्स्ट नंबर पे दे रखा है हिस्ट्री ऑफ इंट्राक्रैनियल हेमरेज, दूसरे नंबर पे नॉन स्ट्रक्चरल सेरिब्रल वैस्कुलर लीजन, स्ट्रक्चरल सेरिब्रल या वैस्कुलर लीजन जैसे आर्टरियोवेनस मालफॉर्मेशन। तीसरे नंबर पे दे रखा है नॉन मैलिग्नेंट इंट्राक्रैनियल न्यूप्लाज्म। फोर्थ पे दे रखा है इस्चेमिक स्ट्रोक विद इन 3 मंथ। 5 पे देखा है सस्पेक्टेड आर्टिक डिसेक्शन। 6 नंबर पे दे रखा है एक्टिव ब्लीडिंग और ब्लीडिंग डायथेसिस विद इन 3 मंथ। 8 नंबर पे दे रखा है इंट्राक्रैनियल और इंट्रास्पाइनल सर्जरी विद इन 2 मंथ। एंड 7th नंबर पे दे रखा है सिग्निफिकेंट क्लोज हेड और फेशियल ट्रॉमा विद इन 3 मंथ। और 9 नंबर पे दे रखा है सीवियर अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन मोर देन 180 mm ऑफ Hg, सिस्टोलिक बीपी एंड डायस्टोलिक मोर देन 110 Hg। तो ये हैं हमारे एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन। रिलेटिव कंट्राइंडिकेशन दे रखे हैं सिग्निफिकेंट हाइपरटेंशन, सिस्टोलिक बीपी मोर देन 180, डायस्टोलिक बीपी मोर देन 110, हिस्ट्री ऑफ प्रायर इस्चेमिक स्ट्रोक विद इन 3 मंथ, dementia and known intracranial pathology not covered in absolute contraindication। 14 नंबर पे दे रखा है ट्रॉमेटिक और प्रोलॉन्ग्ड CPR। 15 नंबर पे दे रखा है मेजर सर्जरी विद इन मोर देन 3 वीक्स। एंड 16 नंबर पे रिसेंट यानी विद इन 2 to 4 वीक्स इंटरनल ब्लीडिंग। 17 नंबर पे देखा है नॉन कंप्रेसिबल वैस्कुलर पंक्चर्स। एंड 18 नंबर पे दे रखा है प्रेगनेंसी। और 19 नंबर पे दे रखा है ओरल एंटीकोगुलेंट थेरेपी। सो दीज आर कंट्राइंडिकेशंस ऑफ थ्रोम्बोलाइसिस थेरेपी। और जब हम केस शीट पे मेंशन करेंगे हम इसका नंबर भी मेंशन करेंगे कि नंबर 9 वाला कंट्राइंडिकेशन है, नंबर 3 वाला कंट्राइंडिकेशन है। दिस स्लाइड शो टीनेज प्लेट इंजेक्शन, टीनेक टिप्लेज इंजेक्शन। तो टीनेक टिप्लेज इंजेक्शन ये देखिए दे रखा है 1 ml 5 मिलीग्राम। 40 ml की वायल आती है, पाउडर होता है लाइफोराइज पाउडर। ये लाइफोराइज पाउडर है इसमें, और इसमें 8 ml वाटर मिलाना है और इसको रोल करना है और मिलाना है। अगर इसको स्टोर करना होगा तो 2 to 8 डिग्री पे स्टोर करना है, फ्रीजर में नहीं रखना है। दूसरा, जब हमने IV लाइन लगा ली तो पहले हम IV लाइन को फ्लश करेंगे 10 ml नॉर्मल सलाइन से, फिर हम इसको टीनेक टिप्लेज इंजेक्शन को देंगे 5 से 10 सेकेंड में, और इसके बाद दोबारा से फ्लश करेंगे। और इसके बाद हम ऑब्जर्व करेंगे पेशेंट को, और हम कितनी डोज देंगे। ये डोज देखिए नीचे चार्ट दे रखा है। अगर हमारा वेट लेस देन 60 kg है और पेशेंट की एज लेस देन 75 ईयर्स है, पहले हम इसी पे ध्यान देंगे लेस देन 75 ईयर्स पे, तो हम 30 मिलीग्राम देंगे। और जैसे जैसे ही हमारा वेट जो है वो 10 kg बढ़ेगा, हमारी डोज 5 मिलीग्राम बढ़ जाएगी। लेस देन 60 kg 30 मिलीग्राम, 60 to 69 35 मिलीग्राम, 5 kg बढ़ गया, 5 मिलीग्राम बढ़ गया डोज। और 70 to 79 40 हो गया, 80 से 89 45 हो गया, और मोर देन 90 50 मिलीग्राम हो गया। तो लेस देन 60 याद रखें 30, और फिर 70 के आसपास होगा 60 और 70 के बीच होगा तो 35 5 बढ़ जाएगा इसमें। अब ml में कितना देना है, तो 8 ml में 40 मिलीग्राम, तो 1 ml में कितना हो गया 5 मिलीग्राम। अगर हमें 30 मिलीग्राम देना है तो हमें कितने ml देना 6 ml, 5 6 30 मिलीग्राम। तो ये हमारा डोज चार्ट है। इसके बाद हमें देने के बाद पेशेंट को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। ये देखिए पूरा शेड्यूल है टीनेक टिप्लेज का। लास्ट वाली चीज़ पढ़िए, ये क्या दे रखा है, इफ़ एज इज लेस देन 75 ईयर्स देन विद इन 30 मिनट्स ऑफ एडमिनिस्टरिंग टीनेक टिप्लेज एडमिनिस्टर इंजेक्शन इनोक्सापेरिन। कितना देना है 30 मिलीग्राम। कैसे देना है, IV बोलस। इफ एज इज मोर देन 75 मिलीग्राम देन देयर इज नो नीड ऑफ इनोक्सापेरिन। अगर मरीज 75 ईयर से ज़्यादा का है तो उसको इनोक्सापेरिन नहीं दी जाएगी,
और यदि 75 ईयर से कम का है तो टीनेक्टिप्रेज देने के 30 मिनट के अंदर हमें उसे इंजेक्शन इनोसाइपेरिन देना है। अब ये क्या है, मॉनिटर फॉर पोस्ट थ्रोम्बोलाइसिस, क्या कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं। तो इसमें क्या है, फॉर द फर्स्ट 2 आवर मॉनिटर वाइटल्स एवरी 15 मिनट देन आवरली। सेकेंड इज वॉच फॉर एनी कॉम्प्लिकेशन इफ यस, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो डॉक्यूमेंटेशन इज मस्ट। हमें ऑब्जर्व करना है, किस चीज़ के लिए ऑब्जर्व करना है, ब्लीडिंग। कहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है, गम ब्लीडिंग हो सकती है, हिमेचूरिया हो सकती है, जीआई ब्लीडिंग हो सकती है, और ब्लीडिंग फ्रॉम आईवी साइड। दूसरा, रीपरफ्यूजन एरिथमिया हो सकती है। जब हम थर्मोलाइज करते हैं तो जो ब्लड सर्कुलेशन जो रुका हुआ था कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक होने की वजह से वो परफ्यूजन शुरू हो जाता है, तो रीपरफ्यूजन होता है, तो उसमें एरिथमिया होती हैं। उसको हमने मॉनिटर पे ध्यान से देना है, ईसीजी। हाइपोटेंशन हो सकता है, हाइपोटेंशन का मतलब बीपी लेस देन 90 mm ऑफ एचजी। एलर्जी हो सकती है, एनाफाइलेक्सिस हो सकता है, ब्रेथलेसनेस हो सकता है, और पिंकी फ्रॉथी स्पूटम फ्रॉम माउथ। किसी को ब्रेथलेसनेस है और मुंह से पिंक फ्रॉथी झाग आ रहा है तो पल्मोनरी इडीमा का साइन है ये। तो हमें इसके लिए ऑब्जर्व करना है पेशेंट को। ब्रेडिकार्डिया हो सकती है, फेशियल एसिमेट्री, अल्टर्ड सेंसोरियम, लिम्ब वीकनेस, स्लरिंग और हेडक, ये स्ट्रोक के साइन है। स्ट्रोक के साइन क्या है, फेशियल एसिमेट्री, अल्टर्ड सेंसोरियम, लिम्ब वीकनेस एंड स्लरिंग और हेडक। और हमें इंजेक्शन टीनेक्टिप्रेज देने के बाद, थ्रोम्बोलाइसिस करने के बाद और इनोक्सापेरिन देने के 1 घंटे बाद हमें ईसीजी को रिपीट करना है, 1 आवर आफ्टर टीनेक्टिप्रेज इंजेक्शन। ठीक, रिपीट हो गया। अब ये मेजर ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशन है, पोस्ट थ्रोम्बोटिक कॉम्प्लिकेशन उनका मैनेजमेंट है। अगर हमारी माइनर ब्लीडिंग है तो प्रेशर सही कंट्रोल हो जाएगी। एलर्जी है तो हम इंजेक्शन फेनेरिमीन देंगे, हाइड्रोकार्टिजोन देंगे। एनाफाइलेक्सिस में इंजेक्शन एड्रेनालिन देंगे 0.5 ml, और इसको रिपीट करेंगे हर 5 मिनट में। हाइपोटेंशन है तो नॉर्मल सलाइन फास्ट देंगे, नॉर एड्रेनालिन ड्रिप देंगे। एक एम्पूल में कितना होता है, 4 मिलीग्राम। 50 ml नॉर्मल सलाइन में डिजॉल्व करेंगे, 4 ml पर आवर के हिसाब से देंगे टू मेंटेन बीपी। ब्रेडिकार्डिया तो इंजेक्शन एट्रोपिन देंगे 0.6 मिलीग्राम, रिपीट करेंगे एवरी 5 मिनट में, मैक्सिमम 3 मिलीग्राम दे सकते हैं। 3 मिलीग्राम का मतलब क्या हुआ, कितने इंजेक्शन दे सकते हैं, 4 इंजेक्शन, 4, 5, 6 इंजेक्शन दे सकते हैं, 5 इंजेक्शन दे सकते हैं। पल्मोनरी इडीमा अगर होता है तो इंजेक्शन फ्यूरोसेमाइड देंगे, ऑक्सीजनेशन देंगे उसको, ठीक है। और अगर स्ट्रोक होता है तो उसका सीटी स्कैन कराएंगे, फिर उसको तुरंत रिफ़र करेंगे। तो ये हुआ हमारा क्या, मैनेजमेंट ऑफ पोस्ट थ्रोम्बोटिक कॉम्प्लिकेशन। नाउ दिस इज द गाइडलाइन फॉर ट्रांसफर टू हॉस्पिटल। कितने समय में हमें हॉस्पिटल भेजना है, तो विदिन 2 to 24 आवर्स, 3 to 24 आवर्स आर सक्सेसफुली थ्रोम्बोलाइज्ड स्टेमी पेशेंट, जिसमें जो स्टेमी पेशेंट है जिसमें हमने थ्रोम्बोसिस कर दी है वो, और जो थ्रोम्बस है वो ख़त्म हो चुका, तो उसको हम विदिन 2 to 24 आवर भेजेंगे। अर्ली और इमीडिएट किसको भेजेंगे, अगर हमने थ्रोम्बोलाइसिस की और वो फेल हो गई तो फेल्ड थ्रोम्बोलाइसिस, या स्टेमी नॉट एलिजिबल फॉर थ्रोम्बोलाइसिस एंड विदिन 12 आवर्स ऑफ सिम्टम ऑनसेट, जिनकी बीमारी लक्षण शुरू हुए 12 घंटे हुए हैं और स्टेमी नॉट एलिजिबल फॉर थ्रोम्बोलाइसिस, कोई कंट्राइंडिकेशन है, उसको भी भेजेंगे। स्टेमी पेशेंट विद हाइपोटेंशन, शॉक, टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, इसमें भी पहुंचेंगे क्योंकि इससे लगता है कि वो बहुत ही प्रोग्रेसिव है। बिफोर ट्रांसफ़र करने से पहले हमें क्या करना है, इन्फॉर्म हब हॉस्पिटल को इन्फॉर्म करेंगे। टेलीफोन नंबर क्या है, 800-538-4867, ठीक। पेशेंट का करंट स्टेटस और पेशेंट के वाइटल्स बताएंगे। टाइम ऑफ एक्सपेक्टेड अराइवल, हम ये भी बताएंगे कि हमने ये पेशेंट भेजा है और इतने बजे आपके हॉस्पिटल में पहुंचने वाला है, जिससे वहाँ पे वो उसको कोई दिक्कत ना हो। हम पेशेंट किससे भेजेंगे,
ALS या BLS से भेजेंगे, ALS या BLS से भेजेंगे। एडवांस लाइफ सपोर्ट और बेसिक लाइफ सपोर्ट वाली एम्बुलेंस से भेजेंगे। हैंड ओवर, क्या हैंड ओवर करेंगे? केस फाइल, अगर उसके अटेंडेंट है तो अटेंडेंट को, नहीं तो फिर एम्बुलेंस के ड्राइवर को भेजेंगे। ये भी वही है, केस सीट ज़रूर होनी चाहिए। दूसरा, ट्रांसफ़र के समय हम ड्राइवर को ये समझा के भेजेंगे कि भैया इनका हाइपरटेंशन जो उसके साथ में होगा एम्बुलेंस पे, उसकी ब्रेडिकार्डिया ना हो, एरिथमिया ना हो, और उसके साथ में इंजेक्शन एट्रोपिन है नहीं है, ये एश्योर करेंगे। फ्यूरिसिमेड का इंजेक्शन है नहीं है, फ्लूइड और डिफिब्रिलेटर है या नहीं है फंक्शनल। यदि किसी एम्बुलेंस पे डिफिब्रिलेटर नहीं होगा तो हमें ये भी देखना है कि हमारी ALS है, इसमें हमारा डिफिब्रिलेटर रेडी है या नहीं है, या उसका ख़राब तो नहीं है। अगर ख़राब वाले पे भेजेंगे, कहीं कार्डियक अरेस्ट होता है तो फिर कैसे ट्रीटमेंट होगा? तो हमें डिफिब्रिलेटर रेडी होना चाहिए एम्बुलेंस का। एट हेल्थ हॉस्पिटल पर क्या होगा? पेशेंट जाएगा, वहाँ रिसीव किया जाएगा टीम के द्वारा, और हैंड ओवर डॉक्यूमेंट एज डिस्क्राइब बिलो। उनको 2 डॉक्यूमेंट देने हैं, 2 ECG। पहला ECG हम तब करते हैं प्री थ्रोम्बोलाइसिस, एंड सेकेंड ECG आफ्टर थ्रोम्बोलाइसिस, आफ्टर 1 आवर ऑफ थ्रोम्बोलाइसिस। थ्रोम्बोलाइसिस करने के 1 घंटे बाद का ECG। डुली फील्ड कॉपी ऑफ केस सीट, ये देंगे जो स्पोक सेंटर से जाएगी, और 2 कॉपी बनेंगी केस सीट की। एक कॉपी हमारे स्पोक सेंटर पर रहेगी, एक कॉपी उसको दे दी जाएगी, और एक कॉपी की जो सॉफ्ट कॉपी है फ़ोटो खींच के हमें व्हाट्सएप के द्वारा उनको भेजनी है। दूसरी बात, रेफरल रूल्स क्या हैं कि पेशेंट जो है, जो सबसे पास का CSC FRU है वहाँ जाएगा, वहाँ से सीधे SC PGI जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि CSC का पेशेंट हमारे मेडिकल कॉलेज आए, ये प्रावधान नहीं है, क्योंकि इसमें अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा। दूसरा, हमारे ज़िले के जो नोडल ऑफिसर हैं वो डॉक्टर जितेंद्र हैं, जहानाबाद CSC पे। इनका फ़ोन नंबर ये है +91 9457 429034। हमारे UP के जो नोडल ऑफिसर हैं इस STEMI केयर प्रोग्राम के, वो डॉक्टर कमलेश यादव जी हैं, जॉइंट डायरेक्टर, लखनऊ में है ये। इनका फ़ोन नंबर है +91 9415377364। बाकी ये 2 फ़ोन नंबर और हैं, इसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, हमारे जो फैसिलिटी सेंटर है, जो हमारा स्पोक हॉस्पिटल, उस पर हमें एक चेस्ट पेन रजिस्टर मेंटेन करना है। तो इसमें एनेक्सर 4 के अनुसार ये चेस्ट पेन रजिस्टर बनेगा, और इस रजिस्टर में केवल केसेस ऑफ चेस्ट पेन ही एंटर किए जाएंगे। इन केस ऑफ रिफर्ड पेशेंट रिफरल स्टेटस मेंशन किया जाएगा, और जो कि मैंडेटरी है, और पेशेंट हब हॉस्पिटल पहुंचा या नहीं पहुंचा इस भी उस रजिस्टर में लिखा जाएगा। दूसरा एक केस सीट है। केस सीट इज़ टू बी प्रिपेयर्ड इन डुप्लीकेट बाई स्टाफ वर्किंग इन इमरजेंसी, ये अंडर इमरजेंसी सुपरविजन ऑफ इंचार्ज MO विच विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लीटनेस ऑफ केस सीट। और ये बाई वीकली रिव्यू मीटिंग होगी CMS सर और प्रिंसिपल मैम के साथ में। ये हमारा जो चेस्ट पेन रजिस्टर है, ये उसका एनेक्सर 4 है, इसके अनुसार ये चेस्ट पेन रजिस्टर मेंटेन होना है। और ये लिस्ट ऑफ एनेक्सर ऑन इंस्ट्रक्शन। तो मेडिकेशन फॉर STEMI एंड कॉम्प्लिकेशन, कौन सी मेडिकेशन होनी चाहिए, कॉम्प्लिकेशन उनके क्या होते हैं STEMI के, इसकी हम एक फ्लेक्सी बनाएंगे। उसका साइज होगा 1.5 बाई 3 फीट, यानी कि 1.5 तो ऐसी होगी, ये 1.5 होगी, और 3 फीट ऊंची होगी। ये बेड साइड लगी होनी चाहिए। दूसरा, प्रिपरेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंजेक्शन टिनेक्टिप्लेज। टिनेक्टिप्लेज इंजेक्शन कैसे तैयार किया जाएगा, इसकी भी एक फ्लेक्सी बनेगी। वो चार्ट जो अभी हमने दिखाया वो दे रखा है। और दूसरा, चेस्ट पेन केस सीट, जो केस सीट है उसे भी प्रिंट कराना है, वो भी पेशेंट के बेड साइड होगी। और यह बताना यहाँ ठीक रहेगा कि हमारी इमरजेंसी में एक बेड के लिए बोला गया है कि एक बेड STEMI पेशेंट के लिए रिजर्व रहेगा, उस पर कोई दूसरा पेशेंट नहीं लिटाया जाएगा, और उसके पास ही ये जो प्रिंटेड मैटर है वो लगाया जाएगा। तो ये हमारा
टीनेक्टिव प्लेज इंजेक्शन तैयार करने की विधि, चेस्ट पेन केस सीट हो गया, और प्रोटोटाइप ऑफ चेस्ट पेन रजिस्टर, इसको इमरजेंसी में मौजूद रखा जाएगा, इसकी कोई फ्लैक्सी नहीं बनेगी, ये रजिस्टर है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है 5वें पॉइंट से। छठा है ये स्टेमी केयर एक्रोनिम्स, यानी क्या प्रोटोकॉल है, इसका एक हमें फ्लैक्सी बनेगी, इसे भी लगाना है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ हब और जो इम्पोर्टेंट फ़ोन नंबर्स हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले किए जाएंगे। और पेशेंट मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, दिस वन पेशेंट मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, इसकी एक फ्लैक्सी बनेगी और ये भी वहाँ पे डिस्प्ले होगा। ये हमारा चेस्ट पेन की केस सीट है। इस केस सीट में हम देखें क्या लिखा है। पेशेंट का नाम है, सन डॉटर लिखा है, एज लिखा है, कॉन्टैक्ट नंबर लिखा है, आवा आईडी लिखी है, और कोमॉर्बिडिटी फैक्टर्स, ये जो कोमॉर्बिडिटी फैक्टर्स ये लिखे हुए हैं, कोमॉर्बिडिटी फैक्टर्स ये लिखना है, और कंट्राइंडिकेशन अगर कोई है तो। दूसरा डायग्नोसिस में देखिए, डायग्नोसिस में क्या लिखा है। डायग्नोसिस में कंसेंट फॉर्म भरा या नहीं लिखना है, और सिम्टम मोर देन 12 आवर्स हैं ये लिखना है। थ्रोम्बोलाइसिस गिवन येस और नो, अगर नहीं दी है तो उसका रीज़न लिखना है। कोई कंट्राइंडिकेशन है, नाम स्टेमी है, या पेशेंट नॉट कंसेंटिंग है, पेशेंट ने कंसेंट नहीं दी इसलिए नहीं किया थ्रोम्बोलाइसिस, नॉन स्टेमी केस है इसलिए नहीं किया थ्रोम्बोलाइसिस, वॉट एवर द रीज़न यू हैव टू मेंशन। पोस्ट थ्रोम्बोलाइसिस ईसीजी डन एट 60 मिनट, 1 घंटे बाद ईसीजी किया या नहीं किया ये सब लिखना है। और इस केस सीट को हमें कहाँ करना है, हैंड ओवर करना है। तो इसको देखा जा सकता है, इस वाले पोर्शन में वाइटल्स लिखने हैं, और वाइटल से आगे ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम्स लिखना है, चेस्ट पेन लिखना है, यस और नो, SpO2 लिखना है, पल्स रेट लिखना है, और लिखना है मेडिकल चेकलिस्ट। आपने लोडिंग डोज दी या नहीं दी, जैसे हमने बताया कि एस्पिरिन देनी है 300 मिलीग्राम, क्लोपिड्रोगल देनी है, अगर लेस देन 75 ईयर्स है तो 4 टैबलेट देनी है, मोर देन 75 ईयर्स है तो 75 मिलीग्राम की 1 टैबलेट देनी है। एटोरवास्टेटिन दिया है, रोजुवास्टेटिन दिया है, दोनों नहीं देने, एक देना है। टीनेक्टिप्लेज इंजेक्शन दिया है, कितना दिया है, ml में डोज लिखनी है, और कब दिया है, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इनोक्सापेन दिया है या नहीं दिया है, लेस देन 75 ईयर्स देना है, मोर देन 75 ईयर्स नहीं देना है, सिग्नेचर ऑफ एमओ। दिस इज कंसेंट फॉर्म। सो नाउ दिस इज ऑल अबाउट स्टेमी केयर प्रोग्राम विच इज इनिशिएटिव ऑफ यूपी गवर्नमेंट। और इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग संसार में आए हैं तो हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, मन से करनी चाहिए, हमें आपस में प्यार करना चाहिए, अपने देश से प्यार करना चाहिए। अगर हमारे अंदर ये भावना होगी तो हम हर किसी की सहायता अपने मन से करेंगे, कहीं कोई देर नहीं होगी, किसी के इलाज में देर नहीं होगी, और जो काम मन से होता है तो उस काम की सफलता निश्चित है। मैं आशा करता हूँ कि हमारा जो सरकार का जो स्टेमी प्रोग्राम है, स्टेमी केयर प्रोग्राम है, वो बहुत ही सफल रहेगा और हम आप लोगों का सहयोग मिलेगा। और इसी के साथ थैंक यू टू मच।